Hello students, this side हर्ष भारद्वाज। वेलकम यू ऑल इनटू कोड इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ZCO से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता हो कि आपके ZCO के एग्जाम्स काफी करीब आ चुके हैं और ZCO में आपके INOI की जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं, IRCS की वेबसाइट पर जो भी सिलेबस है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बेसिक टॉपिक्स और एक एडवांस टॉपिक्स। और बताया गया कि जो बेसिक टॉपिक्स है वो जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड में पूछते हैं, तो हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में एटलीस्ट जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड के हम लोग थ्योरी को कवर अप कर लें। तो इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे इस प्लेलिस्ट में हम लोग इसकी थ्योरी में जो भी है, जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, एफिशिएंसी, ग्राफ, या जो भी बेसिक टॉपिक्स में आते हैं, एटलीस्ट हम उन बेसिक टॉपिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप कर ले और कुछ क्वेश्चंस को कर ले, ताकि हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। और अगर आप ICO IOI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। ओके, तो जो हमारा बेसिक टॉपिक का जो पहला टॉपिक था वो था एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। अब हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। सपोज दैट आपको कोई भी काम करना है, तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप्स लेने होते हैं। तो जो आप सीक्वेंस ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप्स लेते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, हमको कंप्यूटर से भी कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम लोग उसको एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको अगर वो हमारा सिस्टम फॉलो करता है तो वो उस टास्क को परफॉर्म कर देगा। तो वही स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग एल्गोरिदम्स कहते हैं। ओके, अब जो हम लोग एल्गोरिदम दे रहे हैं वो एफिशिएंट हो भी सकता है और एफिशिएंट नहीं भी हो सकता है। ओके, तो हम लोगों को अभी इस चैप्टर में सीखना है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एल्गोरिदम को पता करें कि क्या ये एल्गोरिदम एफिशिएंट है या ये एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं है। ओके, तो उसको हम लोग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और काफी आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। ओके, जनरली कोई भी अगर प्रोग्राम है तो उसमें दो ही पार्ट होती है, एक होता है डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा को हम लोग कितने एफिशिएंटली अपने मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। ओके, और एल्गोरिदम में हम लोग पढ़ते हैं कितने एफिशिएंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लें, ताकि वो हमारा जो प्रोग्राम है काफी इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, अब कोई भी अगर एल्गोरिदम है तो उसकी अगर एफिशिएंसी की बात करें तो उसका दो पैरामीटर होता है, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि हर एक स्टेप को कंप्यूट करने में वो कितना रन टाइम उसका लग रहा है। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही भी, सपोज दैट कि आप कोई ऐप बनाए या आप कोई प्रोग्राम बनाए और वो प्रोग्राम को खुलते ही वो आपकी मेमोरी में जितना भी रैम है, आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में जितना भी रैम है, वो सारा रैम वही अकेले कंज्यूम कर जा रहा है। तो क्या आप उस प्रोग्राम को कभी एक अच्छा सॉफ्टवेयर या अच्छा प्रोग्राम कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम अच्छा तब होगा जो काफी लिमिटेड रिसोर्स में भी काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दे। ओके, तो इसीलिए जो भी कंपनी किसी भी इंजीनियर्स को हायर करती है तो वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का ही टेस्ट लेती है कि इस बंदे को एक एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखने आता है कि नहीं, इसे डेटा को एफिशिएंट वे में स्टोर करने आता है कि नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी इसके एल्गोरिदम्स होंगे वो एफिशिएंट होंगे कि नहीं। क्योंकि आप देखा होंगे कि आज के जमाने में जब आप कोई ऐप भी इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका एक नजर जरूर जाता है कि कितने MB का ऐप है। अगर 80 MB का है तो जब भी ये खुलेगा तो ये 50 से लेकर 80 MB तक रैम आपके मोबाइल में स्टोर है। तो इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो काफी एफिशिएंट हो, उसका रन टाइम बहुत कम हो, ताकि वो काफी फास्ट वर्क करे। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में टाइम बहुत लिमिटेड है और टाइम किसी के पास नहीं है, वेट करना किसी को पसंद नहीं है। ओके, तो अगर आप एल्गोरिदम बना रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपका एल्गोरिदम बहुत ही एफिशिएंट हो। ओके, तो अगर हम लोग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स की बात करें ना, तो यहाँ पर हम लोगों को दो तरीके के एफिशिएंसी की पढ़नी है। एक पढ़ना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिस भी प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम होगा वो प्रोग्राम उतना अधिक एफिशिएंट होगा, और एक होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग एक एक करके दोनों तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
अब हम लोग बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने से पहले ना तो एक कहानी सुनते हैं। ओके, सपोज दैट कि ये मेरा घर है और ये मेरे किसी फ्रेंड का घर है। ओके, और मुझे मूवी देखने का बहुत मन करा, बहुत मन है कि मैं कोई ना कोई मूवी देखूं। ओके, और ये जो मेरा फ्रेंड है ना, ये ऐसा फ्रेंड है जो कि डिस्परेट है मूवी के लिए। इसके पास तुम दुनिया का कोई भी मूवी खोजो, इसके पास मिल जाएंगे। मतलब कि मूवी के रिसोर्सेज का खदान है। ओके, हर एक तरीके की मूवी इसके पास होती हैं। ओके, और मुझे मूवी देखनी है। अब चूंकि मुझे मूवी देखनी है तो मुझे मूवी इसके पास से अपने पास लानी होगी। ओके, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम दोनों को लेने होंगे। तो वो जो फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे उसी को तो हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं, जिससे कि हमारा कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दिया जाए। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि इसमें हम लोग दो एल्गोरिदम सोच सकते हैं। जो हमारा एल्गोरिदम वन होगा, एक होगा हमारा एल्गोरिदम वन, वो क्या होगा, फिजिकल विजिट का होगा कि मैं क्या करूं कि सीधे इसके घर जाऊं, हार्ड डिस्क में भरकर मूवी लेता हूं। और जो एल्गोरिदम टू है वो होगा कि ऑनलाइन शेयरिंग कर दी जाए। ऑनलाइन शेयरिंग का मतलब कि मैं बोलूंगा कि भाई तू व्हाट्सएप कर दे, टेलीग्राम कर दे, मेल कर दे, मतलब कि जो भी पॉसिबल वेज है उससे आप भेज दो। मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप के पास 64 MB का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं चाहूँ तो 100 GB का भी भेज सकता हूँ। ये एजम्पशन है हमारा। ओके, तो ये दो एल्गोरिदम हमारे पास होंगे अगर हमें इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो अब धीरे धीरे हम लोग करके एक एक एल्गोरिदम को ध्यान से समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि एल्गो वन क्या कह रहा है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्गो वन को कि अगर हम लोग पर्सनल विजिट करते हैं तो क्या आखिर टाइम कितना लग सकता है, रन टाइम जो होगा हमारे एल्गोरिदम का वो कितना होगा। तो अगर हम लोग पर्सनल विजिट करते हैं तो सपोज दैट कि मेरा और इसके घर का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है और बीच में कोई ट्रैफिक नहीं है और मेरे बाइक का जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, तो उसके घर जाने में कोई फिक्स टाइम लगेगा। वो फिक्स टाइम मान लेता हूँ केवल। सपोज दैट मैंने फोन पर बोल दिया था उसे कि तुम्हें हार्ड डिस्क में भर कर रखना। ओके, मैं आऊंगा, लूंगा और चला जाऊंगा। ओके, तो उसने क्या करा था कि हार्ड डिस्क में मैंने जो जो मूवीज उसे बताई थी वो मूवीज उसने डाल रखी थी। ओके, सपोज दैट कि K1 टाइम लगा जाने में और K2 टाइम लगा उससे मिलने में। अब गए तो ऐसे ही थोड़ी बस जाकर लेकर आ जाएंगे, कुछ कुछ बात करेंगे, उसके मम्मी पापा भी होंगे, कुछ उनसे भी बात कर लेंगे। ओके, तो K2 टाइम वो भी एक फिक्स टाइम था। और सपोज दैट कि K3 टाइम में हम लोग आ गए। अब आप बोलोगे सर जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगा ना। मैं मान लेता हूँ वर्स्ट से वर्स्ट केस ये होगा कि जिस रास्ते से हम गए थे हम उस रास्ते से ना पाए, किसी और रास्ते से हैं। ठीक है, तो K3 टाइम लगा। तो टोटल ये जो भी टाइम लगा, क्या हम कह सकते K1 + K2 K3 ये भी कांस्टेंट टाइम था, ये भी कांस्टेंट टाइम था और ये भी कांस्टेंट टाइम था। तो ओवरऑल जो टाइम हमारा था वो कांस्टेंट रहा। ये बात हो रही है एल्गो वन की कि अगर हम लोग पर्सनल विजिट करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है एल्गो वन का टाइम कि हम लोग कितने बड़े फाइल को मंगा रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी मूवी मंगा रहे हैं। 2 GB का मूवी है, 4 GB का मूवी है, या हैरी पॉटर जैसे 7-8 GB का मूवी है, पूरा एक सीरीज है मूवीज का। मूवीज में तो बात नहीं करें, कितना भी हो टाइम कितना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना देर हम गए उतना देर में वो हमारा दोस्त जो है वो हार्ड डिस्क में डाल चुका होगा मूवी को। मान लेते हैं कि उसके पास SSD है और बहुत फास्ट स्पीड है उसकी। ओके, अब हम लोग एल्गो 2 को जरा एनालिसिस करते हैं। सपोज दैट मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर में जो मूवीज रखी हुई हैं, तो उसको मूवीज खोजने में और कंप्यूटर खोलकर व्हाट्सएप खोलकर मेरे चैट सेक्शन आने में एक फिक्स टाइम केवल लगता है। ठीक है, और सपोज दैट कि उसके पास तो नासा की स्पीड है, उसने भेज दिया, बट मेरे पास तो जियो की स्पीड है, मुझे 1 GB ही हर एक दिन की मिलती है। हर एक दिन का मुझे 1 GB मिलता है और वो भी सपोज दैट कि 500 kbps का स्पीड आता है मेरे घर पे। वैसे जियो की स्टेबल स्पीड तो कभी होती नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि 500 kbps की स्पीड मिल रही है हमें। ठीक है, सपोज दैट कि अगर हमारे जो फाइल का साइज है वो n है, तो हम तक पहुंचने में, और मान लो कि हमारा स्पीड, इसको कोई कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, इस स्पीड को कांस्टेंट हम लोग कोई S1 मान लेते हैं। ठीक है, S1, इस स्पीड को हम लोग कांस्टेंट S1 मान लिए, और जो हमारा फाइल है उसका साइज n है, तो हमारे पास आने में कितना टाइम लगेगा, n/S1। अब आप ही बताओ
कि अगर हमारा 500 kbps का स्पीड है और हमें 2 MB की फाइल मंगानी है, तो ओबियस है कि हमें 4 सेकंड लगेगा। तो हमने ये 4 सेकंड कैसे निकाला? हमने सिंपली 2 MB का मतलब होता है अप्रॉक्स 2000, डिवाइड कर दे 500 से। 2 MB का मतलब होता है 2000, अप्रॉक्स 2000 KB, और यहाँ नीचे 500 KB कटा तो 4 सेकंड आ गया। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक मैथ्स है, ये बहुत बेसिक सा मैथ्स है, आप लोग जानते होंगे कि मैं कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। ओके, तो सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है 1/S1, वो जो ये तो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं K1 प्लस K2 इंटू N। ये 1/S1 को हम लोग यहाँ पर K2 मान ली, तो ये हमारा हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गो 2, मतलब कि एल्गोरिदम 2 से हमारे टास्क को परफॉर्म करने में टोटल इतना समय लगेगा। अब हम लोग एक बार इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं। अगर हम लोग एल्गो 1 का बात करते हैं, तो ये तो एक कांस्टेंट है, चाहे हमारा यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं साइज ऑफ मूवी, और इधर हम लोग रखते हैं टाइम। अगर हम लोग बात करें एल्गो 1 की, तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है, चाहे हमारे फाइल का साइज कितना भी हो, जाने और आने और वहां पर बैठ के कुछ बात करने में इतना फिक्स टाइम तो लगना ही लगना है। ओके, चाहे हमारे मूवी का साइज कुछ भी हो। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम 2 की, तो यहाँ पर ये जो K1 है, सपोज दैट कि हमको उसको खोलने में एक फिक्स छोटा सा टाइम लगा होगा, और उसके बाद जितना बड़ा फाइल होगा हमको डाउनलोड करने में उतना ही समय लगेगा। तो मेरे पास मूवी आने में टोटल इतने टाइम लगेंगे। ओके, हमने बहुत सारे जंक्शन किए, इसलिए एग्जैक्टली स्ट्रेट आया, नहीं तो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं आता है। ओके, तो अगर हम लोग मानते कि अगर हमारा फाइल का साइज बहुत छोटा है, मान लो कि मुझे कोई किसी मूवी की 5 MB की क्लिप बहुत पसंद है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 5 MB की क्लिप चाहिए, मुझे वो डायलॉग सुनना है, तो क्या मैं उसके लिए उसके घर पे जाऊंगा लेने के लिए? कभी नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि भाई तू मुझे व्हाट्सएप कर दे, ईमेल कर दे, टेलीग्राम कर दे, कहीं भी तू भेज दे, मैं इजिली 5 MB के फाइल को मैं इजिली डाउनलोड कर लूंगा। जितने देर में मैं तेरे घर पे आऊंगा, उससे अधिक एफिशिएंट मेरे लिए ये होगा कि मैं उसे डाउनलोड कर लूं तेरे भेजे हुए फाइल से। ओके, मान लेते हैं कि अगर थोड़ा और भी बड़ा फाइल होगा तो थोड़ा और अधिक टाइम लगेगा, लेकिन पर्सनल विजिट से तो कम ही टाइम लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब पर्सनल विजिट में और ऑनलाइन शेयरिंग में इक्वल टाइम लगेगा, तो ये हमारे पास डिसीजन वाला पॉइंट होगा कि हम पर डिपेंड करेगा हम कुछ भी ले लें। लेकिन एक इस समय के बाद क्या होगा कि हमारे लिए पर्सनल विजिट ही करना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट कि मैंने डिमांड कर दी कि मुझे हैरी पॉटर ही देखनी है, जो कि 7-8 GB की अबाउट मूवी है, तो उस मूवी को 1 GB पर डे पे हम कैसे डाउनलोड कर लेंगे? उसके लिए तो हमको 8 दिन देना पड़ेगा, पर उतने दिन तो हम वेट कर नहीं सकते ना, तो उतने दिन हम वेट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या पर्सनल विजिट को प्रेफर करेंगे और हम जा कर लेते आएंगे और फिर देखकर खुद को संतुष्ट करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ से कि जो हमारा पहला एल्गोरिथम है उसमें लगने वाला टाइम जो है एकदम फिक्स्ड है, और जो हमारा दूसरा एल्गोरिथम है उसमें लगने वाला जो हमारा टाइम है वो फिक्स्ड नहीं है, वो साइज ऑफ मूवी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बात और समझते हैं यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं अपने एल्गोरिदम के टॉपिक पर, और एल्गोरिदम समझते हैं कि क्या है कि यहाँ पर जब भी हम लोग एल्गोरिदम का और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं साइज ऑफ इनपुट, और यहाँ पर लिखते हैं टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पर होता है टाइम ऑफ कंप्यूटेशन, ओके, यहाँ पर होता है टाइम ऑफ कंप्यूटेशन, और यहाँ पर होता है साइज ऑफ इनपुट। जैसे जैसे साइज ऑफ इनपुट बढ़ रहा है, तो एक एल्गोरिदम ऐसा है कि जिसमें हम कितना भी बड़ा इनपुट डाल दें, टाइम ऑफ कंप्यूटेशन हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। और एक हमारे पास ऐसा एल्गोरिदम है कि जैसे जैसे हम लोग साइज ऑफ इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टाइम ऑफ कंप्यूटेशन बढ़ते जा रहा है। तो कई बार हमें पता होता है कि जो भी हमें साइज ऑफ इनपुट चाहिए उसका रेंज हमें दिया होता है क्वेश्चन में कि साइज ऑफ इनपुट मैक्सिमम यहां से यहीं तक हो सकता है, 1 से लेकर 5000 तक ही हो सकता है। तो अगर हमें लगता है कि 1 से लेकर 5000 साइज ऑफ इनपुट तक के लिए हमारा ये एल्गोरिदम एफिशिएंट है, ये एल्गोरिदम एफिशिएंट है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ इनपुट। ओके, सो
अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम होती है जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको हम लोग बिगो नोटेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले बिगो नोटेशन से पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि सपोज कि जो एल्गो 2 है ना, वो साइज ऑफ इनपुट एन, साइज ऑफ इनपुट के टर्म में लिखा हुआ है। अब मुझसे कोई जिद करे कि एल्गोरिदम 1 के भी टाइम ऑफ कंप्यूटेशन को साइज ऑफ इनपुट के टर्म में ही लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं k1 इंटू एन का पावर 0 प्लस k2 प्लस k3। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते? k1 ऑफ n का पावर 0, ये क्या है? k2 ऑफ n का पावर 1, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि जो हमारा टाइम ऑफ कंप्यूटेशन का इक्वेशन आया है, जो भी हमारा टाइम ऑफ कंप्यूटेशन का इक्वेशन आया है, उसमें n का कौन सा टर्म अधिक डोमिनेंट है। जो टर्म सबसे अधिक डोमिनेंट होगा हम लोग उसको बिगो का पावर उतना कहेंगे। ठीक है, बिगो का ऑर्डर उतना कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे k1 है, कुछ नहीं तो n का पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब आप ये बताओ कि n का पावर 0 ज्यादा डोमिनेंट टर्म है या n का पावर 1 डोमिनेंट टर्म है? जैसे जैसे हमारे इनपुट का साइज बढ़ेगा, सपोज दैट हमारा इनपुट 1 बाइट से लेकर 5000 बाइट हो गया, तो n का पावर 0 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये n का वैल्यू क्या 5000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी हमारे टाइम ऑफ कंप्यूटेशन के इक्वेशन में जो भी टर्म हमारा सबसे अधिक डोमिनेंट होगा, हम लोग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसी के ऑर्डर में कहेंगे। जैसे कि कहेंगे कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है का ऑर्डर जो है वो बिगो ऑफ एन है। ओके, बिगो ऑफ एन है। इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो ऑर्डर है वो बिगो ऑफ एन का पावर 0 है। या सिंपली इसको ना कॉम्प्लिकेट करते हुए एन का किसी भी संख्या का पावर या किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे बिग ऑफ 1 है। इज दैट क्लियर? आई थिंक कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल देकर समझते हैं कि आखिर हम लोग टाइम ऑफ कंप्यूटेशन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है और कितना एफिशिएंट नहीं है। ओके, सपोज दैट हमारे पास एक एल्गो दिया हुआ था, एल्गो 1 दिया हुआ था, जिसके टाइम ऑफ कंप्यूटेशन का जो इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार था, k1 प्लस k2 n प्लस k3 n स्क्वायर। और एक हमारा एल्गो 2 था जिसका इक्वेशन दिया हुआ था k2 प्लस k1 n क्यूब प्लस k2 n स्क्वायर। ओके, अब इसकी हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर निकालना है, और इसके भी हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर निकालना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे n का सबसे प्रीडोमिनेंट टर्म क्या है? यहाँ पर n क्या है? याद रहे कि यहाँ पर n जो है, यहाँ पर जो n है वो साइज ऑफ इनपुट है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर n का पावर 1 है और यहाँ पर n का पावर 2 है। अगर n का वैल्यू हम लोग 1 से चेंज करके 5 करते हैं तो ये तो 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन ये वाला टर्म 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में हायर पावर वाला टर्म जो है अधिक डोमिनेंट रहता है। तो एल्गोरिथम 1 के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो बिगो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, और जो एल्गोरिथम 2 है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिगो ऑफ n का पावर क्यूब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट डोमिनेंट टर्म है वो n का पावर क्यूब है। इसको हम लोग आगे और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो सपोज दैट मानते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं, एक है आयुष और एक है आर्यन। आयुष ने भी एक प्रोग्राम को डिजाइन करा, आर्यन ने भी एक प्रोग्राम को डिजाइन करा। जब हमने इनपुट 1 से लेकर 100 तक के बीच में रखा तो आयुष का जो कोड है वो केवल 2 मिलीसेकंड में उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन आर्यन के कोड को 50 मिलीसेकंड लगा। जब हमारा कोड का इनपुट 100 से 1000 हुआ तो ये कुछ 10 मिलीसेकंड लगाया और ये अभी भी 60 मिलीसेकंड लगा रहा है। ओके, हम बोले कि यार आयुष का तो बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, ये कोई भी इनपुट लो 2 मिलीसेकंड 10 मिलीसेकंड आ रहे हैं, तो एकदम गधा जैसा एल्गोरिथम लिखा है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अधिक है, टाइम ऑफ कंप्यूटेशन इसमें काफी अधिक लग रहा है। हम मान लिए कि दोनों का डिवाइसेस सेम है, दोनों मतलब सेम डिवाइसेस पर दोनों के प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है, ताकि दोनों के साथ फेयर हो। ओके, फिर हमने 1000 से 10,000
लिए, तो वहां पर ये 90 मिली सेकेंड इसका चला गया टाइम ऑफ कंप्यूटेशन, और ये अभी भी 70 मिली सेकेंड ही है। बोले भाई यार आर्यन, तुमने कुछ सोच कर लिखा था, यहाँ पर तो तुम्हारा कोड जीत गया। फिर जब हमने 10K से 100K मतलब कि 1 लाख के बड़ा इनपुट लिया, तो ये तो भाई साहब 5 सेकंड लगा दिए, लेकिन ये अभी भी 90 मिली सेकेंड में ही उस कोड को भी कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब इनपुट छोटा था तो आयुष का एल्गोरिदम बेस्ट था, और जब इनपुट का साइज जैसे जैसे बढ़ता गया तो आर्यन का एल्गोरिदम बेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग को डिसाइड करना होता है कि हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें का सैंपल इनपुट क्या होगा, और गिवन लिमिट के लिए, गिवन दिए गए इनपुट साइज के लिए हमें कौन सा एल्गोरिदम लगाना होता है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं कह सकते कि ये एल्गोरिदम बेस्ट है, ये एल्गोरिदम बेस्ट है। किसी खास इनपुट साइज के लिए, किसी खास इनपुट रेंज के लिए ये बेस्ट होगा, और किसी खास इनपुट रेंज के लिए ये बेस्ट होगा। लेकिन अगर मेरी माने तो मैं आर्यन के एल्गोरिदम को ज्यादा बेहतर मानूंगा। वो इसलिए मानूंगा क्योंकि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बिलियंस ऑफ डेटा हमारे पास पड़े हुए हैं, और कोई भी अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमेशा लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ डील करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ डील करते हैं। तो वो एल्गोरिदम जो लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ भी एफिशिएंट रहे, उस एल्गोरिदम को हम लोग अधिक बेस्ट एल्गोरिदम मानेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट एल्गोरिदम जो कि कम नंबर ऑफ इनपुट पर अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, अब हम लोग ये तो देख लिए कि क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एफिशिएंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट आपने फॉर लूप बहुत चलाया होगा। ओके, सपोज दैट फॉर लूप int I is equal to 0, I less than equal to n, I plus plus, सपोज दैट के n का वैल्यू पर दिया हुआ है कहीं, सी आउट I, और बस बाकी ऊपर का भी कोड अलग है, नीचे का भी कोड जो भी होता है वो लिखा हुआ है। सपोज दैट इस तरीके का आपने कोड करा जिसमें आप काउंटिंग नंबर को प्रिंट कराना चाह रहे हो। तो देखो सिंपली अगर हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना होगा ना, तो यहाँ पर n क्या है, हमारा n जो है इनपुट साइज है जो कि हमारा यूजर देगा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है लगातार n काउंटिंग नंबर को प्रिंट करेगा। ओके, तो अगर तो सिंपली क्या होगा, पहले वो 1 को प्रिंट करेगा, फिर उसमें 1 जोड़ेगा और 2 को प्रिंट करेगा, फिर उसमें 1 जोड़ेगा और 3 को प्रिंट करेगा। तो जब भी वो जोड़ रहा मतलब कि एक तरीके का कंप्यूटेशन हो रहा है। हम मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम को कंप्यूट करने में, एक कंप्यूटेशन करने में सपोज दैट इसको कोई k सेकंड लगते हैं, k मिली सेकंड लगते हैं एक कंप्यूटेशन करने में। तो अगर यहाँ पर ये लूप n, अगर लूप एक बार चल रहा है तो हमारे सिस्टम को एक बार कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है, 2 बार चल रहा है तो 2 बार कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है, तो n बार चलेगा तो कितना बार कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, n बार। तो जो टोटल टाइम एग्जीक्यूट, रन टाइम जो हमारा होगा एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा, n इंटू के, यही हमारा रन टाइम का इक्वेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रन टाइम का इक्वेशन है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मतलब कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n के बराबर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा। ये फॉर लूप इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। कितने लोगों को इवन नंबर जब प्रिंट करना होता है तो कुछ कोड को इस तरीके से लिख देते हैं, सी आउट इस तरीके से। ओके, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये i प्लस प्लस और फिर से यहाँ पे i प्लस प्लस। तो मतलब क्या होगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 नहीं 2 प्रिंट होगा, फिर 3 नहीं 4 प्रिंट होगा। तो टोटल अगर हम लोग n बार जाएंगे तो हमको कितना n कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, और एक कंप्यूटेशन में अगर k मिली सेकेंड लग रहा है तो n कंप्यूटेशन में टोटल कितना रन टाइम लगेगा, n/2 इंटू के। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, वो बिग ऑफ n/2 हो गए, जो कि इक्विवेलेंट है बिग ऑफ n के। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है।
तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी दिए गए गिवन कोड के लिए। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट कि हम लोग नेस्टेड लूप का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे कि फॉर int I is equal to 0 से I less than n I प्लस इसके अंदर एक और लूप लगा दिए फॉर j int j is equal to 0 से j less than n j प्लस सी आउट आई। ओके, तो बेसिकली हम लोग इस तरीके का नेस्टेड लूप का क्वेश्चन अगर डिस्कस करें नेस्टेड लूप का, तो ये आखिर क्या होगा इसमें। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस कोड की, इस नेस्टेड लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। ओके, बहुत ही इजी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि i के प्रत्येक वैल्यू के लिए j का लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है। तो i के एक वैल्यू के लिए ये लूप n टाइम्स चल रहा है, मतलब कि i के एक वैल्यू के लिए ये j लूप चलने के कारण n कॉम्प्यूटेशंस हो रहे हैं। तो टोटली जब जब i के किसी भी एक वैल्यू के लिए लूप है जो n बार चल रहा है, टोटल n बार कंप्यूटेशन हो रहा है। तो अगर और i का जो वैल्यू है n वैल्यू है, तो जब n वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो वो टोटल कितना बार टोटल कंप्यूटेशन होगा, n इंटू n बार कंप्यूटेशन होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग रन टाइम का जो इक्वेशन निकाले, मान लो कि एक कंप्यूटेशन में अगर k मिली सेकेंड लगते हैं तो n स्क्वायर कंप्यूटेशन में कितना n स्क्वायर इंटू k लगेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, तो क्या होगा बिग ऑफ n स्क्वायर होगा। आई थिंक कि यहाँ तक काफी क्लियर हो चुका होगा। आप लोग अब खुद से भी जाकर अलग अलग कोड लिखकर उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। अब चलते आगे। आप लोग इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देख लो। ठीक है, ये ग्राफ जो है इसमें बताया गया है कि जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा एल्गोरिदम है, जो ऑरेंज से लिखा हुआ है वो एवरेज एल्गोरिदम है, और ये जो है ना बहुत वर्स्ट एल्गोरिदम है। ठीक है, सबसे अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1। उसके बाद अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग ऑफ n। उससे कम अच्छा एल्गोरिदम होता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। फिर बिग ऑफ n log n उतना अच्छा नहीं होता है। ये बिग ऑफ n स्क्वायर तो बहुत ही खराब होता है, 2 का पावर n तो पूछना ही नहीं है। और बिग ऑफ n स्क्वायर की अगर बात करें तो बिग ऑफ n स्क्वायर से ऊपर आता है बिग ऑफ n क्यूब। ओके, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कई बार मैट्रिक्स बनाने के लिए एक लूप के अंदर दूसरा लूप के अंदर तीसरा लूप के अंदर लूप लगाते जाते उन्हें ये नहीं पता होती है कि उनके प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गुना बढ़ चुकी है। ओके, तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिसेस से बचिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी आप लोग एल्गोरिदम सोच रहे हैं, जो भी आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि जितना ऑर्डर कम होगा ना उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप बिग ऑफ n तक जाए मैक्सिमम, या वैसे बिग ऑफ n log n भी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि आप लोग इस रेंज में रहें बिग ऑफ n तक, तो आपके प्रोग्राम को अधिक एफिशिएंट माना जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी IOI, ICO, JETCO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।